हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम बात करें चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर का नाम आता है श्वसन तंत्र की। और श्वसन तंत्र के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने श्वसन की परिभाषा पढ़ी है और श्वसन के प्रकार हमने पढ़े। तो श्वसन की परिभाषा में आपने श्वसन की सिंपल परिभाषा क्या होती है कि O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पे श्वसन की परिभाषा थोड़ी सी अलग हटती है। वो हटके कैसे कि हम O2 को हम यहाँ बाह्य वातावरण से O2 अलग नहीं होती है। हम बाह्य वातावरण से किसको ग्रहण कर रहे हैं, वायु को ग्रहण कर रहे हैं। बाह्य वातावरण से हम वायु को ग्रहण कर रहे हैं, किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, तो फेफड़ों के द्वारा जो बाह्य वातावरण की जो वायु हमारे फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। और अपने फेफड़ों में क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वायु में जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को क्या करती है, बाइंड करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, बॉन्ड का निर्माण करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा कहाँ पे जा रहा है, हमारी कोशिकाओं में जा रहा है। कोशिकाओं में क्या हो रहा है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, साधारण खाद्य पदार्थ होते हैं या ग्लूकोज होता है, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। जो वहाँ पे ऑक्सीजन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण भी हो रहा है, तो क्या बनता है, CO2 का निर्माण होता है। अब ये CO2 क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी या अनावश्यक पदार्थ होता है, या हमारी बॉडी में CO2 का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब ये CO2 को हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। अब ये CO2 बाई ब्लड के माध्यम से किसके कहाँ पे आ रही है, वापस फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों से हम उसको कहाँ पे निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो ये श्वसन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है श्वसन के प्रकार हमने पढ़े थे कि श्वसन हमारे शरीर में हो कहाँ पे रहा है, कहाँ पे हो रहा है हमारे शरीर में श्वसन। उसके आधार पर श्वसन के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है अंतः श्वसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन के बारे में। तो जो बाह्य जो श्वसन होता है, बाह्य जो श्वसन होता है वो किसके बीच में होता है, फेफड़े और बाह्य वातावरण के बीच में होता है। ठीक है, तो फेफड़ों के द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रिया विधि जिसके कारण बाह्य वातावरण से हवा या O2 प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकलती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाह्य श्वसन कहलाती है। तो बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया वो क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है। भौतिक क्रिया, भौतिक यांत्रिक क्रिया बोल सकते हैं, यांत्रिक क्रिया विधि हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो फेफड़ों के द्वारा ऐसी क्रिया विधि की जाती है जिसके द्वारा बाह्य वातावरण की जो वायु होती है या ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं सांस लेना भी बोलते हैं। बाह्य श्वसन का दूसरा नाम आता है सांस लेना या ब्रीथिंग। दूसरा आता है अंतः श्वसन। तो अंतः श्वसन यानी शरीर के अंदर होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, अंतः श्वसन होता है। शरीर के अंदर कहाँ पर भी, कोशिकाओं में, देख सकते हैं कोशिकाओं के अंदर होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब कोशिकाओं में अंदर कोशिकाओं में श्वसन किस प्रकार से होगा, जैसे कि हम ग्लूकोज है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से कहाँ पे प्रवेश करता है, हमारी कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कौन सी प्रोसेस चलती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलती है। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, O2 का उपयोग होता है। जब O2 का उपयोग होगा या ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है, पार्विक एसिड का निर्माण होता है। किसका क्या क्या बनता है, CO2 बाहर निकलती है और एटीपी का निर्माण होता है। ये प्रोसेस हमने पीछे पढ़ी। तो यहाँ पे ये श्वसन कौन सा श्वसन कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब अंतः श्वसन की जब हम बात करें, अंतः श्वसन क्या होगा, कोशिका के अंदर होने वाला जो श्वसन है जिसके फलस्वरूप एनर्जी का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उस श्वसन को हम क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन बोलते हैं। अब अंतः श्वसन भी दो प्रकार का होता है। अंतः श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायवीय श्वसन के बारे में। तो जो वायवीय जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। और वायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, वाटर का, CO2 का एंड एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है ना, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या क्या बनेगा, उसका प्रोडक्ट या उत्पाद क्या क्या बनेगा, पहला तो बनेगा वाटर बनेगा, फिर क्या बनेगी CO2 बनेगा, और फिर क्या बनेगी ATP बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। तो वायवीय श्वसन किसे कहेंगे हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप CO2, वाटर एंड ATP का निर्माण होता है। अब अंत श्वसन का दूसरा प्रकार आता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय में पहले अ लग गया, अनुपस्थित, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब ग्लूकोज का जब अवायवीय श्वसन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज को क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो अलग अलग उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये डिपेंड, ये निर्भर किस पे करता है कि ये अवायवीय श्वसन हो कहाँ पे रहा है। यदि ये अवायवीय श्वसन हमारी मसल्स में हो रहा है, हमारी पेशियों में हो रहा है, तब किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगी, CO2 बनेगी, और थोड़ी सी मात्रा में ATP का निर्माण होता है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे मसल्स के बारे में या पेशियों के बारे में। जब हम पेशियों के बारे में बात करते हैं तो हमारी पेशियों में दो प्रकार के फिलामेंट या तंतु पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टिन फिलामेंट, दूसरा होता है मायोसिन फिलामेंट। ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट, दूसरा होता है मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन एंड मायोसिन ऐसे फाइबर होते हैं या फिलामेंट होते हैं। ठीक है, तो जब जैसे हम बात करते हैं, जब हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बार बार, तो दौड़ने से हमें क्या आती है, थकावट आती है। थकावट क्यों आती है हमें, थकावट क्यों आती है, जितनी हमारे शरीर को या हमारी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिल रही है। तो उस कंडीशन में कौन सा श्वसन हो रहा है, अवायवीय श्वसन हो रहा है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है बार बार, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो कौन सा श्वसन हो रहा है, अवायवीय श्वसन हो रहा है। तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो जब हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, अर्ध ठोस पदार्थ होता है। ठीक है ना, जो फिलामेंट बार बार क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। तो वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, जो मसल्स बार बार आपको जो क्रिया कर रही है उसमें अवरोध पैदा करता है, और इसी अवरोध की वजह से हमें क्या आती है, थकावट आती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अवायवीय श्वसन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जीवाणु में या बैक्टीरिया में, इस प्रकार का श्वसन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को मोस्टली कौन सा श्वसन करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो वहां पे किसका निर्माण होता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका, एथिल एल्कोहल का निर्माण। जैसे कि हम बात करते हैं ईस्ट बैक्टीरिया के बारे में या ईस्ट जीवाणु के बारे में अगर हम बात करें, तो ईस्ट जीवाणु किसको खाएगा, शुगर को खाएगा या ग्लूकोज को खाएगा, और उसमें वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण करता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। और इसको बोलते हैं हम किण्वन। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, किण्वन। किण्वन के द्वारा ही वाइल्ड प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये बात तो हम पीछे जो क्लासेस में बात की थी। अब अपना जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है मनुष्य में श्वसन तंत्र या मानव में श्वसन तंत्र के बारे में, या रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम की जब हम बात करें, पीछे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने बात की थी ना, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, वक्रक या किडनी होती है। उनके बाद में मूत्र नलिकाएं पढ़ी थी, मूत्राशय पढ़ा था, यूरेथ्रा में पढ़ा था। ये क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो उसी के द्वारा एक तंत्र का निर्माण हो रहा है। तो श्वसन तंत्र की जब हम बात करें तो श्वसन तंत्र में मुख्य जो श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो श्वसन तंत्र में सबसे पहला मुख्य अंग क्या होता है, फेफड़े होते हैं। उनके बाद में दूसरा होता है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, ठीक है ना। तो बाह्य वातावरण से जो हम ऑक्सीजन, बाह्य वातावरण से जो हम वायु को ग्रहण कर रहे हैं, उनका जो मार्ग होता है उसमें कौन कौन सी ऑर्गन या अंग भाग ले रहे हैं, उसको हम कंबाइंड रूप से या सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या होगा, श्वसन मार्ग। अब श्वसन मार्ग में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो सबसे पहला ले रहा है नासा द्वार। सबसे पहले कौन से ले रहा है, नासा द्वार। दूसरा नासा गुहा, तीसरा ग्रसनी, चौथा कट, पांचवा श्वास लेना। तो ये 5 अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, श्वसन मार्ग का निर्माण करते हैं।
श्वसन मार्ग में कौन कौन सा ले रहा है? पहला तो नासा द्वार, ये नासा द्वार हो गया। उनके बाद में नासा द्वार के आगे की ओर क्या होती है? नासा गुहा होती है। तो नासा गुहा की आगे की ओर क्या आती है? फेरिंग्स आती है। फेरिंग्स की आगे की ओर क्या होता है? कंठ आता है। और कंठ की आगे की ओर क्या होती है? अपनी श्वास नली होती है जो फेफड़ों तक जाती है। तो ये पांच अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? श्वसन मार्ग का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासा द्वार की बात करते हैं। नासा द्वार अपना जो बॉडी का जो बाह्य भाग जो हम वायु को ग्रहण करते हैं वो क्या होता है? नासा द्वार होता है। अब नासा द्वार में भी क्या होते हैं? दो छिद्र होते हैं, दो पोर होते हैं या दो छिद्र होते हैं, ठीक है ना? दो छिद्र होते हैं या फिर इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। नासा द्वार की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, वन पेयर होती है। अब नासा द्वार की अगर हम बात करें तो नासा द्वार में क्या होती है? रोम होती है, रोम, बाल, बहुत सारी क्या होती है? बाल होती है, रोम होती है। और उस रोम का काम क्या होता है? जो वायु हम ग्रहण कर रहे हैं, वायु के साथ में अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई धूल का कण अगर हमारी वायु के साथ में नासा द्वार में प्रवेश कर रहा है तो वो रोम क्या करेगा? उसको रोकने का काम करेगा। अगर वायु के साथ में कोई मिट्टी का कण या डस्ट पार्टिकल जा रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? ये बाल करते हैं, ठीक है ना? जो भी वायु के साथ में कोई डस्ट पार्टिकल या मिट्टी के कण जाएंगे तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? ये बाल, जो कि नासा द्वार में पाए जाते हैं। नासा गुहा की अगर हम बात करें तो नासा गुहा का जो निर्माण है वो मोस्टली ये 4 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। तो आपको याद रखना 4 प्रकार की उपास्थि कौन कौन सी होती है? एक तो होती है नेचर उपास्थि, दूसरी होती है प्री मैगजिला, तीसरी होती है मैगजिला, चौथी होती है स्फेनोइड उपास्थि। तो नासा गुहा का जो निर्माण है उसके निर्माण में 4 प्रकार की उपास्थि भाग ले रही है। पहली तो है नेचर, प्री मैगजिला, मैगजिला व स्फेनोइड। ये 4 उपास्थि मिलकर के किसका निर्माण करती है? नासा गुहा का निर्माण करती है, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं गर्शनी के बारे में। तो गर्शनी व कंठ को हम कमांड से बात करते हैं, गर्शनी व कंठ, ठीक है ना। तो ये नासा गुहा आगे जाकर के किस में खुलती है? गर्शनी में खुलती है। नासा गुहा आगे जाकर के किस में खुलती है? गर्शनी में खुलती है। और गर्शनी में एक त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कंठ, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंठ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नासा गुहा आगे जाकर के किस में खुलती है? गर्शनी में खुलती है। और गर्शनी में ही एक संरचना होती है, कैसी होती है? त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसको बोलते हैं कंठ, ठीक है। और कंठ में एक लेरिंग्स भी होता है जिसके द्वारा ध्वनि का उत्पादन किया जाता है। जो अपने जो साउंड निकालते हैं ना वो कहाँ से निकालते हैं? हम कंठ से निकालते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? कंठ होती है। अब इस कंठ में भी एक छोटा सा पोर होता है, एक छिद्र होता है। उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? घाटी, ठीक है ना। यानी त्रिभुजाकार जो संरचना है उस त्रिभुजाकार संरचना में एक छोटा सा क्या होता है? एक पोर होता है। तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं, ठीक है। और गर्शनी पर कंठ क्यों कौन सी उपास्थि से मिलकर बना हुआ होता है? मुद्रिका, द्रविका उपास्थि से मिलकर बना हुआ होता है। इसके निर्माण में कौन कौन सी उपास्थि भाग लेती है? मुद्रिका, द्रविका उपास्थि इसके निर्माण में भाग लेती है। अब हम बात करते हैं 5वां भाग, श्वास नली। तो यहाँ पे कंठ के नीचे की ओर क्या होती है? श्वास नली होती है। और श्वास नली की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो श्वास नली आ रही है, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है लगभग। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें, स्वस्थ व्यस्क मनुष्य की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। और ये श्वास नली आगे जाकर के 2 श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है या विभाजित हो जाती है। यानी एक श्वास नली है, ये आगे जाकर के 2 में डिवाइड हो रही है। एक तो कहाँ पे चली जाएगी? इस फेफड़े में चली जाएगी, दूसरी कहाँ चली जाएगी? इस फेफड़े में चली जाएगी। फेफड़े के बारे में बात की थी ना, फेफड़ों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। स्थिति के तात्पर्य से हम बायां फेफड़ा व दायां फेफड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो दायां फेफड़े में चली जाएगी, दूसरी बाएं फेफड़े में चली जाएगी। तो ये हो गया श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। तो श्वसन तंत्र में मनुष्य के श्वसन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। मुख्य श्वसन, एक होता है मुख्य श्वसन अंग, दूसरा होता है श्वसन मार्ग। मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है, ठीक है। फेफड़े के बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा होता है श्वसन मार्ग। और श्वसन मार्ग में कौन कौन सी
अंग भाग लेते हैं। पहला तो नासा द्वार, दूसरा नासा गुहा, तीसरा घर्षणी, चौथा कंठ और पांचवा ये सबसे समास नली बोल सकते हैं या सबसे नली बोल सकते हैं। ठीक है, ये 5 अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सबसे मारक का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी नासा द्वार। तो नासा द्वार कहाँ पे स्थित होते हैं, हमारे शरीर के बाहर की ओर स्थित होते हैं, जो बाह्य वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, इनकी संख्या 2 होती है। उनके बाद में नासा गुहा की बात करते हैं। तो नासा गुहा के निर्माण में मोस्टली 4 प्रकार की उपास्थियां भाग ले रही है, और सी नेजल, प्रीमेक्सिला, मैक्सिला व स्टेनोइड उपास्थि। इन 4 उपास्थि से मिलकर किसका निर्माण होता है, नासा गुहा का निर्माण होता है। इनके साथ साथ में नासा गुहा में क्या पाई जाती है, बालुमा या रोम पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, वायु को छानना। इनका कार्य क्या होता है, वायु को छानने का कार्य करते हैं। वायु को किस प्रकार से छानेंगे, यदि वायु के साथ में कोई मिट्टी का कण या धूल का कण या आ रहा है, डस्ट पार्टिकल आ रहा है, तो उसको वही रोक लेते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार वायु को छानने का काम करते हैं ये बाल। उनके बाद में हमने घर्षणी कंठ को कमांड रूप से सामूहिक रूप से पढ़ा है। नासा को आगे जाकर किस में ओपन होती है, घर्षणी में ओपन होती है, और घर्षणी में एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। और कंठ में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। और इसमें कौन सी उपास्थियों से मिलकर बने हुए होते हैं, मुद्रिका, द्रविका व ये मुद्रिका, द्रविका उपास्थि से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं श्वास नली के बारे में। तो श्वास नली की अगर हम बात करें तो श्वास नली देखो यहाँ पे घर्षणी आगे जाकर किसमें ओपन होती है, श्वास नली में ओपन होती है। और श्वास नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1 फुट। अपनी जो फुट यूज करते हैं ना, तो 1 फुट के समान की लंबाई होती है। उनके बाद में श्वास नली के आगे जाकर श्वास नली के आगे जाकर के 2 संश्लेषणों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 2 संश्लेषणों में एक संश्लेषण दाएं फेफड़े में चली जाती है, दूसरी बाएं फेफड़े में चली जाती है। अब हम बात करते हैं फेफड़ों के बारे में। फेफड़े क्या होते हैं, हमारा मुख्य श्वसन अंग होती है। मुख्य श्वसन अंग क्या होती है, फेफड़े। आगे मैंने लिखा है मुख्य क्या होते हैं, श्वसन अंग फेफड़े। अब फेफड़ों की मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है। फेफड़ों की मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, स्ट्रक्चर बनाई है। जब हम फेफड़ों को देखते हैं, फेफड़ों की मॉर्फोलॉजी को जब हम देखते हैं, तो फेफड़ों में क्या होता है, ये तो क्या हो गया, कंठ। बात करें थे ना, कंठ के ऊपर क्या होती है,